पिछले 11 सालों से एक चीज लगातार देखने को मिलती है। सत्ताधारी दल के ज्यादातर नेता और उनका पूरा इकोसिस्टम, चाहे वो गोदी मीडिया हो, आईटी सेल हो या फिर भक्तों की टोली, ये सब मिलकर केवल और केवल पाकिस्तान, मुसलमान, कब्रिस्तान की बात करते हैं। एक वक्त में जहां भारत की तुलना और प्रतियोगिता अमेरिका, चीन, फ्रांस जैसे देशों से होती थी, इन लोगों ने अपना कंपटीटर चेंज किया और पाकिस्तान तक आके गिर गए। कहा जाता है कि हम जिससे प्रतियोगिता करते हैं, धीरे धीरे उसी की औकात पर आके खड़े हो जाते हैं, चाहे वो नीचे की हो या ऊपर की हो। तो सवाल है कि बात बात में पाकिस्तान का मंत्र जपने वाले लोगों ने क्या सच में भारत को पाकिस्तान की औकात पर लाकर खड़ा कर दिया है या फिर उससे भी नीचे गिरा दिया है? फर्क बस इतना सा है कि वहां इस्लाम के स्वघोषित रक्षकों ने यह काम किया, कट्टरवादियों ने यह काम किया, और यहां पर हिंदुत्व के स्वघोषित ठेकेदार कट्टरवादी वही काम कर रहे हैं। मोदी सत्ता के दौरान हमने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को रेंगते हुए देखा है और उनमें बैठे हुए लोगों को भाजपाई सिस्टम के सामने झुकते हुए भी देखा है। चुनाव आयोग से लेकर न्यायपालिका में बैठे तमाम जजों तक, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से लेकर गोदी मीडिया तक, ये सब लगातार चाटुकारिता की पराकाष्ठा को छूते हुए नजर आए। स्थिति यहां तक बदल गई कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर होते हुए चीफ जस्टिस और शपथ लेते हुए चीफ जस्टिस को एक सुर में एक साथ बोलना पड़ा कि हम रिटायरमेंट के बाद नौकरी नहीं चाहते हैं, हमारी कोई अभिलाषा नहीं है, कोई लालसा नहीं है, यानी हम लालची नहीं हैं। यानी इस बात का सबूत देना पड़ा कि हम बिकाऊ नहीं हैं। इन सारी चीजों तक तो बात जरा अलग थी, लेकिन जब भारतीय सेना के मुखिया एक घोर जातिवादी और नफरती बयानबाजी करने वाले व्यक्ति के सामने पूरी वर्दी में नजर आते हैं, वो भी एक भक्त के रूप में नजर आते हैं, तो सवाल पैदा होता है कि कुछ साल पहले जो तमाम प्रबुद्ध जन कह रहे थे कि नफरती चिंटुओं और उनके आकाओं ने भारत को हिंदू पाकिस्तान बना दिया है या बनाने की तरफ है, क्या वो भविष्यवाणी सच हो गई है? इस मसले पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बात यह भी करेंगे कि कैसे हिंदुत्व और भगवा के नाम पर जिस रामदेव ने एक वक्त में नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के लिए एक से बढ़कर एक झूठ बोले, फरेब किया, आज रामदेव की कंपनी उसी सत्ता के निशाने पर आते हुए दिख रही है। इसके बाद बात बिहार चुनाव की भी करेंगे। चिराग पासवान का नया खेला सामने आया है और आप तो जानते ही हैं कि चिराग का कोई भी नया खेला नीतीश कुमार के लिए ढेला हो सकता है। वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त होने वाली है। जो मुद्दे हैं काफ़ी चिंताजनक हैं इस देश के लिए, लोकतंत्र के लिए और आपके लिए। आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूरी होता है। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, यानी मुफ्त में आप इस चैनल को मजबूत कर रहे हैं। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। जिन घटनाओं पर कठोर से कठोर सवाल होने चाहिए, उन्हीं तस्वीरों को दिखाकर, उन्हीं घटनाओं की तस्वीरों को दिखाकर गोदी मीडिया सत्ता और उसके सिस्टम की वाहवाही करता है, चाटुकारिता करता है। ऐसे में एक दो दर्जन जो स्वतंत्र आवाजें हैं, उन्हें बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। आप ही ने बचाया भी है। हर बार हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। एक और बात, डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम और ट्विटर का लिंक दे रखा है। कमेंट बॉक्स में भी ट्विटर यानी X का लिंक है, जल्द से जल्द वहां फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अमृतकाल चल रहा है, कुछ भी संभव है। और आपने तो वो नारा सुना ही है, फलाने हैं तो मुमकिन है। बहरहाल लोग कहने लगे हैं कि हिंदू पाकिस्तान में आपका स्वागत है, जहां ऑपरेशन सिंदूर के बाद आर्मी चीफ एक भगवाधारी से आशीर्वाद लेते हैं और भगवाधारी आर्मी चीफ से दक्षिणा मांगता है। ये ठीक उसी पाकिस्तान की तरह है जहां सत्ता, आर्मी और मुल्ले तय करते हैं कि मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। राम भद्राचार्य हिंदू पाकिस्तान में शायद वही कर रहे हैं जो पाकिस्तान में दड़ियल मौलाना करते हैं। वो अलग बात है कि कुछ लोग हिंदुत्ववादी सत्ता के संत को जगत गुरु भी कहते हैं। ये भद्राचार्य को अच्छा लगता होगा। सत्ता के साथ उनके नज़दीकी को ऐसे समझिए कि वो कथावाचक भी हैं और गुलजार के साथ उन्हें साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। इसमें राम भद्राचार्य को क्या मिला ये वही जानते हैं, मगर ज्ञानपीठ की इज्जत जरूर घट गई। अयोध्या आंदोलन के दौरान जहर उगलने वाली साध्वी रितंबरा की तरह इन्हें भी पद्म अवार्ड मिला है। और ये इस सत्ता की PhD है कि जो लोग समाज को बांटने, हिंसा फैलाने, कानून तोड़ने और संविधान को चुनौती देने का काम करते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाता रहा है। और ये विश्वगुरु मुल्क का नया स्टैंडर्ड है। और राम भद्राचार्य अब दक्षिणा में सेना से POK मांग रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब राम भद्राचार्य ने सत्ता की लाइन पर अल्ल बल्ल बक दिया है। राम भद्राचार्य ने कहा था कि बाबा साहेब अम्बेडकर को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति जलाई। मायावती ने मनुस्मृति को गाली दी, जबकि वो एक अक्षर भी नहीं जानती। ये राम भद्राचार्य ने ही कहा था कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। और तब राम भद्राचार्य अप्रैल 2023 में आगरा में रामकथा सुना रहे थे।
तो आपको समझ आ गया होगा कि राम कथा के बहाने रामभद्राचार्य कर क्या रहे हैं। उनके बयान से आहत सपा बसपा समर्थकों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर नोटिस जारी किया, लेकिन बाद में आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया गया। फिर जनवरी 2024 में रामभद्राचार्य ने कहा कि जो लोग जय श्री राम नहीं बोलते वे एक खास जाति के हैं, मगर यह भी कहा कि देश में कोई नीच या शूद्र नहीं है, आरक्षण को तत्काल खत्म कर देना चाहिए। नेता ही जातिवाद फैला रहे हैं। तो क्या रामभद्राचार्य एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह है जिसे मालूम ही नहीं है कि उसका टारगेट क्या है, कहीं भी निकल लेती है, और इसीलिए वो संघ प्रमुख मोहन भागवत पर भी हमला बोल देते हैं। रामभद्राचार्य ने कहा था कि मैं मोहन भागवत से सहमत नहीं हूं, वे हमारे अनुशासक नहीं हैं बल्कि हम उनके अनुशासक हैं। और ये बयान उन्होंने आरएसएस प्रमुख के हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग न ढूंढने के बयान पर पलटवार करते हुए दिया था। रामभद्राचार्य ने अल्पसंख्यक जैनियों को विधर्मी कहा और आरोप लगाया कि वे भगवान राम की छवि को खराब करने वाली कहानी का समर्थन करते हैं। उनका दावा था कि जैन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम और बौद्धों ने मिलकर रामायण के उत्तरकांड में एक झूठी कहानी को ठूस दिया। मजेदार तो कुंभ पर उनका बयान भी था, जिसमें उन्होंने दावा कर दिया था कि इस बार कुंभ में कुछ ऐसा करेंगे जो नक्शे से पाकिस्तान का नामे मिट जाएगा। यानी दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा देने का दावा कुंभ में बैठकर फलाने कर रहे थे। और कुंभ की समाप्ति के कुछ ही महीने बाद पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने खुफिया एजेंसियों के निकम्मेपन का फायदा उठाया और पहलगाम में 26 लोगों की हत्या कर दी, और इसके बदले में भारत पाकिस्तान के बीच जंग शुरू हो गई। तो सवाल यह है कि कुंभ में रामभद्राचार्य ने क्या किया कि पाकिस्तान का नामो निशान नहीं मिट पाया, प्रोग्राम फेल कैसे हो गया, और उसने चीन के साथ मिलकर हमारे फाइटर जेट मार गिराए। 140 करोड़ भारतीयों को पता है कि रामभद्राचार्य मोदी के भक्त हैं, और उन्होंने भी कहा भी था कि जिन हिंदुओं ने मोदी को वोट नहीं दिया वो मंथरा के वंशज हैं। ये बात उन्होंने 2024 के चुनाव को लेकर कही थी, और भाजपा के खिलाफ वोट देने को हिंदू मूल्यों के साथ विश्वासघात के बराबर रख दिया था। फिर ये भी दावा कर दिया कि गौतम बुद्ध ने राष्ट्र को नपुंसक बना दिया, और जो लोग राम का नाम नहीं लेते वे शूद्र हैं। इससे पता चलता है कि रामभद्राचार्य कितने बड़े जातिवादी हैं, घोर जातिवादी नजर आते हैं, क्योंकि एक बार तो ब्राह्मणों को ही कैटेगरी में बांट दिया था। यानी ऐसा नहीं है कि दूसरी जातियों में ही गड़बड़ेशन ढूंढते हैं, अपनी जाति में भी गड़बड़ेशन ढूंढ लेते हैं। जयपुर में एक राम कथा के दौरान रामभद्राचार्य ने कथित तौर पर कह दिया कि मैंने उच्च अधिकारियों से कहा है कि राजस्थान में ब्राह्मण मुख्यमंत्री होना चाहिए और आरक्षण समाप्त होना चाहिए। मैंने पिछली कई वीडियो में कई बार आपको बताया कि किस तरीके से रामभद्राचार्य ब्राह्मणों में भी कुछ लोगों को नीच, किन लोगों को अधम बता रहे थे। इन बयानों से क्लियर है कि रामभद्राचार्य दलितों और उनके अधिकारों के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, और मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हुए उन्होंने कह दिया था कि बकरीद में बकरे क्यों काट रहे हो, कुर्बानी देनी है तो अपना सिर काट लो। सोचिए कि ये एक तथाकथित संत की भाषा है। ये वो जगत गुरु हैं जो छाती ठोंक के कहते हैं कि मोदी मेरे बहुत करीबी हैं, फिर नफरत, हिंसा और जातिवाद में उन्हें बड़ा रस मिलता है। वे सीधे तौर पर सवर्ण हिंदुओं के पक्षधर दिखते हैं। यह अलग बात है कि वहां भी कैटेगरी वाइज बांटते हैं और बाकी भारतीय उनके लिए मायने नहीं रखते। शायद सीधे कहें तो वे नफरती, हिंसक, असंतुष्ट और हीन भावनाओं से ग्रस्त लोगों के प्रचारक बनकर रह गए हैं, जो भावनाएं भड़काकर सुबह शाम दोपहर अपने ही भक्तों के मन में, मस्तिष्क में बुलडोजर चलाने लगे हैं। वे इंस्टा इन्फ्लुएंसर और कावड़ियों के डीजे की तरह हैं, जिन्हें आप शायद इसलिए माफ कर सकते हैं कि वे अभी अनपढ़ हैं। लेकिन रामभद्राचार्य अलग ही हस्ती हैं। गोदी मीडिया उनके बयानों को ब्रह्म सत्य की तरह परोसता है। नेता और सेना अधिकारी उनके चरणों में बिसते हैं और नाखुश लोगों की भीड़ उन्हें सुनने जाती है, और अंत में तीनों ही खुद को धन्य समझते हैं, गदगद होकर लौटते हैं। लोगों को उम्मीद होती है कि हमारी समस्याएं वहां जाने से, उनको सुनने से निपट जाएंगी। लेकिन रामभद्राचार्य एक यूनिवर्सिटी भी चलाते हैं। वहां पढ़ने और पढ़ाने वाले के बारे में इस देश को सोचना चाहिए कि वहां क्या पढ़ाया जाता है। भारत का संविधान, नागरिक अधिकार, देश की परिभाषा और लोकतंत्र को लेकर वहां चल क्या रहा है। यूनिवर्सिटी अपने चांसलर यानी रामभद्राचार्य के मुताबिक चल रही है या यूजीसी और संविधान के मुताबिक। अगर इस देश की राजनीति, कानून और अदालतें कायदे से काम करती तो रामभद्राचार्य को कई अपराधों का न सिर्फ दोषी ठहरा दिया जाता, बल्कि बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी होती। क्योंकि अपने बयानों से न तो वो धर्मगुरु लगते हैं, न आध्यात्मिक, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति बांटने की बात नहीं कर सकता। जो अध्यात्म को जानता होगा, जो अध्यात्म का उपासक होगा, वो कभी भी बंटवारा नहीं कर सकता किसी भी आधार पर, न क्षेत्र, न भाषा, न जाति, न लिंग, न धर्म। वे सिर्फ गुण से वादी प्रचारक नजर आते हैं।
जो धर्म की आड़ में राजनीति करते हैं। सवाल यह है कि उनके जरिए कौन अपना उल्लू सीधा कर रहा है, कौन रामभद्राचार्य के जरिए लाखों लोगों से हिंदू पाकिस्तान बनवाने में लगा है। रामभद्राचार्य के सिस्टम को ऐसे समझिए कि आर्मी चीफ को भी उनके साथ मंच शेयर करने में परेशानी नहीं हुई और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के प्रमुख को गदा सौंपकर रामभद्राचार्य ने पीओके का तोहफा मांग लिया। तो सवाल यह है कि रामभद्राचार्य किसकी नुमाइंदगी करते हैं? भारतीय सेना का प्रमुख आधिकारिक तौर पर अपनी पूरी वर्दी में उनके साथ क्यों है, जबकि आर्मी चीफ और हिंदुत्ववादी सत्ता के मूल्य और स्थापनाएं अलग अलग हैं। वरिष्ठ पत्रकार निधीश त्यागी ने लिखा कि रामभद्राचार्य का भारत सबका भारत नहीं है, लेकिन सेना और उसके चीफ के बारे में यह नहीं कहा जा सकता। वे पूरे भारत के हैं, यानी सेना और उसका चीफ पूरे भारत का है, पूरे मुल्क का है और अपनी वर्दी में सारे भारतीयों के लिए है। निजी तौर पर प्राइवेट मीटिंग एक बात है, पर मिलना, फोटो खिंचवाना, उसका अखबारों में छपना और अल्ल बल्ल कहने वाले व्यक्ति को इस तरह से पेश करना जैसे देश के आर्मी चीफ को ज्ञान दे रहा है। इस देश, उसकी फौज और उसकी वर्दी सबके साथ क्रूरता है। और यह हाल तब है जब सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फेक न्यूज एक खतरे की तरह था। सेना का लगभग 15% टाइम झूठी खबरों से निपटने में खर्च हुआ। अब आप जानते हैं कि झूठी खबरें कौन फैला रहा था, किसकी सेना थी जो झूठी खबरें फैला रही थी? उन्हीं लोगों की सेना है जो गाली देने के लिए सेना बनाकर रखे हैं। और भारत की सेना ने अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी को जानबूझकर संयमित रखा, क्योंकि संकट की घड़ी में फेक न्यूज जनता के मिजाज को बिगाड़ सकती है। फिर यह मानना बहुत मुश्किल है कि रामभद्राचार्य और आर्मी चीफ को इसका अंदाजा न हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे अपनी मर्जी से यह कर रहे हैं? क्या आर्मी चीफ भूल गए कि कर्नल सोफिया कुरैशी को आगे करके भारत सेक्युलर है बताया जा रहा था? फिर आर्मी चीफ रामभद्राचार्य के साथ मंच कैसे साझा कर सकते हैं? अगर आर्मी चीफ को यह सब याद नहीं था तो वे दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला ही पढ़ लेते, जिसने लेफ्टिनेंट सैमुअल कमलेसन की बर्खास्तगी को सही ठहराया है, क्योंकि सेना के इस अधिकारी ने अपनी रेजिमेंट के मंदिर और गुरुद्वारे में धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने से इनकार कर दिया था। बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस सलिंदर कौर की बेंच ने कहा है कि अधिकारी को अपनी धार्मिक मान्यताओं का अधिकार था, परंतु कमांडिंग अफसर के रूप में उसकी अतिरिक्त जिम्मेदारियां थी। 2017 में कमीशन प्राप्त लेफ्टिनेंट कमलेसन को सिख स्क्वाड्रन में तैनात किया गया था, मगर अनिवार्य रेजिमेंटल परेड के दौरान उन्होंने धार्मिक स्थलों के गर्भगृह में प्रवेश करने से मना कर दिया। सेना ने कहा कि इससे यूनिट की एकजुटता और सैनिकों के मनोबल पर असर पड़ा और कोर्ट ने कहा कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का मामला नहीं, बल्कि वरिष्ठ अधिकारी के वैध आदेश का पालन करने का मुद्दा है। सेना अधिनियम की धारा 41 के तहत वरिष्ठ अधिकारी के आदेश को न मानना अपराध है। कोर्ट ने यह माना कि अधिकारी ने अपने धर्म को वैध कमांड से ऊपर माना और यह अनुशासनहीनता है। तो आर्मी चीफ को सोचना चाहिए कि वे जिस व्यक्ति के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, गदा ले रहे हैं, उसकी राजनीति क्या है? क्या वो सेना की तरह सेक्युलर मिजाज का है? क्या वो दलितों और मुसलमानों के खिलाफ भाईचारे का भाव रखता है? क्या वो मुल्क के हर व्यक्ति को बराबर का मानता है? अगर नहीं तो आर्मी चीफ को रामभद्राचार्य के साथ मंच साझा करने से बचना चाहिए था। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर में जाके गणेश आरती करते हो, घंटी बजाते हो, तो फिर आर्मी चीफ के गदाधारी बनने पर आश्चर्य कैसा? मंत्र तो अभी जारी है ना कि फलाने हैं तो मुमकिन है। एक संवैधानिक लोकतंत्र में गरिमा और परंपरा की लक्ष्मण रेखा धुंधली होती जा रही है। सवाल यह है कि अगर रामभद्राचार्य ने दक्षिणा में पीओके मांगा तो क्या आर्मी को यह बताया कि पहलगाम में आतंकी कहां हैं, कहां छिप कर बैठे हैं और कैसे हमले के बाद फरार हो गए? और क्यों 1 महीने बाद भी आर्मी और मोदी सत्ता उन आतंकियों का पता नहीं लगा सकी? क्या रामभद्राचार्य ने अब आतंकियों का सही पता ठिकाना बता दिया होगा? मगर रामभद्राचार्य इतने ही ज्ञानी होते तो 26 लोग मरते ही क्यों? यह सच है कि रामभद्राचार्य इस सत्ता के हीरो हैं और इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं ताकि लोगों का ध्यान भटके और हिंदुओं को इसमें मजा आ रहा है, कुछ हिंदुओं को। नहीं तो वे सवाल करते कि रामभद्राचार्य के जहर को क्यों फैलाया जा रहा है? वे मुख्य धारा में कैसे आ गए रामदेव की तरह, जिनके खिलाफ खुद मोदी सत्ता ने चाबुक चला दिया है? बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट है कि मोदी सत्ता ने रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से वित्तीय लेन देन का हिसाब मांगा है, क्योंकि आर्थिक खुफिया एजेंसियों ने पतंजलि के लेन देन को संदिग्ध और असामान्य करार दिया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी को नोटिस जारी किया है और फंड के गलत इस्तेमाल की जांच कर रहा है। मंत्रालय ने पतंजलि को नोटिस का जवाब देने के लिए 2 महीने का समय दिया है और ये जांच पतंजलि और उसकी सहयोगी कंपनियों के खिलाफ पहले से चल रही कानूनी जांच के मामले में एक और कदम है, क्योंकि 2024 में भी रामदेव की कंपनी को टैक्स के उल्लंघन को लेकर नोटिस मिला था। यही नहीं, पतंजलि पर गंभीर बीमारियों के इलाज के झूठे दावे करने वाले विज्ञापन छपवाने को लेकर भी जबरदस्त आलोचना का सामना करना पड़ा। तब सुप्रीम
कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए फर्जी विज्ञापनों को ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के खिलाफ बताया था। यही नहीं, फरवरी 2025 में केरल ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने कहा था कि केरल की अदालतों में रामदेव और पतंजलि के खिलाफ 26 मामले चल रहे हैं। इधर बिहार में एक दलित नेता जनरल सीट से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। एनडीए में सीटों के बंटवारे से पहले चिराग पासवान की पार्टी ने खुले तौर पर गोटियां खेलनी शुरू कर दी हैं। भले ही चिराग पासवान ने खुले तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ने की अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर नहीं की हो, सिर्फ बिहार लौटने की बात करते हों, लेकिन उनकी पार्टी अपने नेता से आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का अनुरोध कर सकती है और लोजपा जल्द ही अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की बैठक बुलाकर प्रस्ताव पास कर सकती है। चिराग के विधानसभा चुनाव लड़ने का मतलब है कि नीतीश के लिए समस्या होगी और यह सवाल पूछा जाएगा कि क्या चिराग मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। आश्चर्य मत करिएगा अगर गोदी मीडिया के जरिए बीजेपी इस दांव को नीतीश के खिलाफ आजमाए। लोजपा के नेताओं का सुझाव है कि चिराग को आरक्षित नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, मगर चिराग ने अब तक विधानसभा का चुनाव लड़ा नहीं है और जमुई के बाद हाजीपुर से लोकसभा चुनाव में हाथ आजमाया है। तो देखना यह है कि चिराग अपने लिए सीट कौन सी चुनेंगे। पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी और जमुई से सांसद अरुण भारती ने लिखा कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना है कि चिराग पासवान को सामान्य सीट से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए, न कि आरक्षित सीट से। दरअसल 30 मई को लोजपा नेताओं ने बिहार के विक्रमगंज में बैठक की थी, जहां मोदी ने एक रैली को संबोधित किया था। इस बैठक में चिराग स्वयं मौजूद नहीं थे, मगर एजेंडा उन्हीं का था। अरुण भारती ने कहा कि बिहार चिराग पासवान की राजनीति का केंद्र है और वो बार बार बिहार के विकास के अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को दोहराते हैं। चिराग की इस चाल को लोजपा के शक्ति समर्थन के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि 5 सांसदों के साथ चिराग की पार्टी 30 से ज्यादा सीटों पर ताल ठोक रही है और सीटों के बंटवारे से पहले चिराग के चेहरे को आगे करने का मतलब है पार्टी पूरी ताकत से बिहार में उतरने को तैयार है। मकसद सिर्फ ज्यादा सीटों पर लड़ना नहीं बल्कि चिराग के दम पर जीतना भी है, क्योंकि बिहार एनडीए में भीड़ ज्यादा है और सीट बंटवारे की बात अभी शुरू नहीं हुई है, मगर सौदेबाजी से पहले हर पार्टी खुद को मजबूत दिखाने में जुटी है। लोजपा का दावा है कि बिहार में एनडीए की सफलता की चाबी उसी के पास है। नीतीश की तबीयत का कोई ठिकाना नहीं और आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन नीतीश सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए ललायित है। इस बीच राहुल गांधी ने अपने दौरों से बिहार में तूफान मचा रखा है। नीतीश कुमार को पता है कि चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में क्या किया था। जेडीयू आज अगर एनडीए गठबंधन में जूनियर बनी है तो इसका क्रेडिट चिराग को ही जाता है। यही वजह है कि नीतीश अब चिराग को साथ लेकर चलने की पुरजोर कोशिश करते हैं, मगर लोजपा को 30 से ज्यादा सीटें चाहिए तो कटौती किसके हिस्से में होगी, बीजेपी या जेडीयू? उपेंद्र कुशवाहा क्या इसलिए नाराज है कि उन्हें कोई भाव नहीं दे रहा? जीतन राम मांझी भी तो 20 सीट मांग चुके हैं, उनका क्या होगा? इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि बिहार में सीटों का बंटवारा भाजपा और नीतीश के लिए चुनौती है और चिराग 30 से ज्यादा सीटों की दावेदारी पर अड़ गए हैं, तो यह बहुत मुश्किल हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 243 सीटों में से कम 38 सीटों पर सिरफुटौल तय है, क्योंकि इन्हीं सीटों पर लोजपा दावा ठोक रही है और पिछली बार इन सीटों पर लोजपा के उम्मीदवारों ने अच्छा प्रदर्शन किया था और जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ा था। 2020 में लोजपा ने 38 में से 32 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी से ज्यादा वोट हासिल किए थे और 26 सीटों पर लोजपा को जेडीयू की हार के अंतर से ज्यादा वोट मिले थे। 5 अन्य सीटों पर लोजपा दूसरे नंबर पर रही। अगर 2025 में चिराग की बार्गेनिंग पावर देखें तो समझ आता है कि 2020 में एनडीए से अलग लड़ने का उनका फैसला कितने काम आ रहा है, क्योंकि लोजपा की बार्गेनिंग से नीतीश को सीधे नुकसान हो रहा है। देखते रहिए, बिहार में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। शुरुआत सीटों के बंटवारे से ही होगी। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।